फोर्स की वजह से वो पूरे देश में घूम घूम कर रैलियां करने लगता है और रैलियों के बाद स्थिति ऐसी आती है कि कांग्रेस 89 में हार जाती है। लेकिन इन दो चुनावों की बात अगर हम करें तो इनमें एक और समानता दिखती है। वो समानता ये है कि इन दोनों ही चुनावों के बाद चुनी हुई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उद्धव ठाकरे, जिनका अभी हाल ही में बयान आया है कि अगर सावरकर पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ नहीं करती है तो वे उनके साथ नहीं होंगे। ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिस पे अभी विवाद बना हुआ है। इस अंक में हम उन्हीं विषयों पे विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछले अंक में हमने बात की थी जो पटना में विपक्षी एकता की एक बैठक हुई थी जिसमें सभी नेता शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं एक दूसरे से कही। कुछ गिले शिकवे भी हुए। हर पार्टी का नेता अपने पक्ष की बात कर रहा था और तो और अगर हम यूं कहें कि सभी वहां पर जुटे थे अपने स्वार्थ को साधने के लिए तो यह गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस अंक में हम बात करेंगे कि विपक्षी एकता की जो बैठक शिमला में होने वाली है उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। दूसरा यह कि शिमला में वे कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो सकती हैं और कौन कौन सी पार्टियां शामिल नहीं हो सकती हैं जो पटना में शामिल हुई थीं। हाल ही में खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कांग्रेस को कहा है कि अगर वे वीर सावरकर का नाम बार बार लेते हैं और वीर सावरकर को माफ़ी सावरकर के नाम से या उन्हें एक तरह से गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं तो वे कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल का ऑर्डिनेंस का मामला आप सबको पता है। तीसरा जो अहम मामला है वो ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। इसे भी आपने पटना में जिस तीखे तल्ख तरीके से ममता बनर्जी जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया सीताराम येचुरी बोलने उठे, ममता बनर्जी वहां से उठकर चली गई। इसे भी आपने बखूबी देखा और पढ़ा। चौथा जो सबसे अहम मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साफ तौर पे ये कह रही हैं कि आपको पहले कश्मीर के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करनी होगी। और चाहे वे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वे नीतीश कुमार हों, चाहे वे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, वो साफ कह रहे हैं कि अगर आप विपक्षी एकता की बात करते हैं और विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं तो आप कश्मीर पर अपनी स्थिति को साफ करें। क्या आप धारा 370 के साथ हैं या नहीं हैं, या सरकार आने के बाद आप हमें धारा 370 लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिस पे अभी विवाद बना हुआ है। इस अंक में हम उन्हीं विषयों पे विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, विपक्षी एकता का इतिहास बहुत पुराना रहा है। जब जब कोई पार्टी, खास करके एक पार्टी सत्ता में बहुमत के साथ आती है, आने वाले समय में ऐसे आसार दिखते हैं कि कोई एक पार्टी उस पार्टी को नहीं हरा पाएगी, तो ऐसी स्थिति में हर वक्त विपक्षी एकता बना है। याद करिए इंदिरा गांधी का समय, जब 1977 में इसी तरह की विपक्षी एकता बनी थी। आज की भाजपा, जो उस वक्त जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उस वक्त मिल करके चुनाव लड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। लेकिन जब जब ऐसी स्थिति आई है कि एक पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में रही है तो ऐसी स्थितियां बनती रही हैं। याद करिए वो दौर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उस वक्त भी राजीव गांधी चूंकि सिंपैथी की वजह से 84 में 2/3 से अधिक बहुमत से चुनाव जीता था और ऐसी स्थिति आ गई थी कि राजीव गांधी को हराना मुश्किल लग रहा था। वैसे में एक शख्स निकलता है और बोफोर्स का आरोप राजीव गांधी और कांग्रेस पे लगाता है और इस बोफोर्स की वजह से वो पूरे देश में घूम घूम कर रैलियां करने लगता है और रैलियों के बाद स्थिति ऐसी आती है कि कांग्रेस 89 में हार जाती है और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। उस वक्त भी विपक्षी एकता ऐसे ही बनी थी। लेकिन इन दो चुनावों की बात अगर हम करें तो इनमें एक और समानता दिखती है। वो समानता ये है कि इन दोनों ही चुनावों के बाद चुनी हुई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। और दोस्तों, यह एक ऐसा तथ्य है जो आने वाले समय में भी इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। मैं यह बात किस आधार पे कह रहा हूँ? याद करिए 77 का चुनाव और याद करिए उसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए थे और किन किन लोगों ने मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना था। उसके बाद मुरारजी देसाई
की कैबिनेट में और तमाम तरह से पार्टियों में विरोध होने लगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन चौधरी चरण सिंह की भी सरकार अंदरूनी लोगों ने ही जो पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ी थी और जो पार्टियां मिल करके सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी और कांग्रेस की आलोचना कर रही थी, वही पार्टियां सत्ता में आने के बाद वही सब कुछ करने लगी, या यूँ कहें कि उनसे भी बढ़ चढ़ करके सब तरह के कार्य करने लगी जो एक सत्तारूढ़ पार्टी किया करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार का चलना मुश्किल हो जाता है। यही हाल 89 में भी दिखा। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह कैसे प्रधानमंत्री बने यह एक अलग का किस्सा है, इस पर हम कभी अलग से विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे ही वो मंडल कमीशन लागू करते हैं वैसे ही उनकी सरकार गिरा दी जाती है। इसका क्या कारण था? इसका कारण तब भी ये था कि अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी नीति लेकर के एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं और जैसे ही किसी एक का हित दूसरे के हित से टकरा रहा था, वह या तो अलग होने की धमकी दे रहा था या फिर अंदरूनी रूप से साजिश करके उस सरकार को ही गिराने में लग जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में अगर 2024 के चुनाव में फिर से सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं तो इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं है कि ये सब भी वही कार्य करेंगी। जिन पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, जिन पार्टियों की कार्य प्रणाली एक दूसरे से भिन्न है, जिन पार्टियों की सोच एक दूसरे से भिन्न है, आप यह कैसे सोच सकते हैं कि वे सत्ता में आने के बाद एक दूसरे को स्वीकार कर लेंगे? याद करिए अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल किस पॉलिटिक्स से जन्मे हैं? कांग्रेस के विरोध से जन्मे हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप को कहते हैं और कट्टर ईमानदार नेता कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने घर में ही लगवा डाले। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। रिनोवेशन में उन्होंने 45 करोड़ खर्च कर डाला। याद करिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स क्या है? नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स, या यूँ कहें कि सत्ता में रहने की पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी से शुरू होती है। पहले वे वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे, उसके बाद वे बीजेपी के साथ मिल करके बिहार में उन्होंने सरकार बनाई और वो 15 साल से मुख्यमंत्री रहे। अगर आप ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी का भी इतिहास कुछ इसी तरह से रहा है। चौथी पार्टी उद्धव ठाकरे की, जो शिवसेना अपनी विचारधारा से ही अपने आप को मोड़ रही है, या यूं कहें कि वह ऐसे स्थिति में आ फंसी है कि ना वो अपनी विचारधारा छोड़ पा रही है और ना उस पर चल पा रही है। उद्धव ठाकरे को देख करके यही लगता है। ऐसी स्थिति में क्या उद्धव ठाकरे, जिनका अभी हाल ही में बयान आया है कि अगर सावरकर पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ नहीं करती है तो वे उनके साथ नहीं होंगे। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी या किसी भी ऐसी पार्टी जो अलायंस करने की सोच रही है और जो सबको मिलाकर के चलने की बात सोच रही है, वो कैसे चल पाएगी? पांचवा सबसे प्रमुख मुद्दा दोस्तों नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, जिसकी पार्टी 50 से अधिक एमएलए अपने ही राज्य में नहीं पा पाई है, यह अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है और कितना बड़ा द्वंद्व है कि जो व्यक्ति अपने ही प्रदेश में नकारा जा रहा है, उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए या बनाने की कोशिश की जा रही है, या वो विपक्षी एकता द्वारा ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके मुखिया होंगे, या और नीतीश कुमार भी ये चाह रहे हैं कि वे इसके मुखिया हों। ऐसी स्थिति में विपक्षी एकता और विपक्षी एकजुटता एक स्वांग मात्र है, यह दिखावा है, और आगे भी आने वाले समय में आपको यह पता चल जाएगा कि किस तरह की विपक्षी एकता होने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतेगा इस नाटक के और भी दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।